बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ अक्षर योजना को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है अक्षर योजना। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिले हुए रूप को संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर, क्योंकि वो दो या दो से ज्यादा अक्षरों से मिलकर बना है। जैसे सत्य, स्वर्ग, विद्यालय में त्य, स्व और द्या। इसके संयुक्त होने वाले अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। व्यंजनों को संयुक्त करने के तरीके निम्न हैं। पहला है बीच में पाए जाने वाले वर्ण। कौन सा? बीच में पाई जाने वाले। जैसे क और फ की शुंडिका आधी कर दी जाती है, जैसे क्यारी और रफ्तार। इसमें क को भी आधा कर दिया और र को भी हमने आधा कर दिया। दूसरा, अंत में खड़ी पाई वाले वर्ण। कौन से? अंत में खड़ी पाई वाले वर्ण, जैसे क ख ग घ ङ आदि का मेल खड़ी पाई हटाकर किया जाता है, जैसे ख्याति, 11 विघ्न आदि। अब तीसरा, बिना पाई जाने वाले वर्ण। बिना पाई जाने वाले वर्ण, जैसे ह ठ ट ड ड आदि, हलंत लगाकर संयुक्त किया जाता है, जैसे विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है र एक विशिष्ट व्यंजन है। र क्या है? एक विशिष्ट व्यंजन। इसका मेल निम्न प्रकार संयुक्त किया जाता है। कैसे? यदि किसी वर्ण के पूर्व र संयुक्त हो तो वह रेफ बनकर वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ध में र को जोड़ेंगे तो बनेगा धर्म। यह रेफ की मात्रा है। यदि किसी वर्ण के बाद र संयुक्त हो तो उसे इस प्रकार लिखते हैं, च, क, हलन और र, तो क्या बनेगा? चक्र। और तीसरा है ट ड के नीचे र को इस प्रकार से लिखते हैं, ट्रक और ड्रम। पांचवा, त हलंत में र जोड़ा तो बन गया त्र। यह इसका प्राचीन रूप है जो अभी भी प्रचलित है, मतलब अभी भी चल रहा है। छठा है एक जैसे दो व्यंजनों के मेल को इस प्रकार मिलाते हैं, गन्ना, रस्सी, चक्की, उत्तर आदि। जिस वर्ण के उच्चारण में वायु, मुख और नासिका दोनों से मिलती है उसे अनुनासिका वर्ण कहते हैं। किसमें? जिनमें वायु नाक और मुंह दोनों से मिलती है। ड, ड, न हलंत, न हलंत, म अनुनासिका वर्ण है। ये अपने ही वर्ग के व्यंजन से मिल सकते हैं, किंतु इसके बदले में अनुस्वार भी लगाया जा सकता है। जैसे अंधा, अंधा। गड्ढा को इस तरीके से भी गंगा लिख सकते हैं, चंचल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अनुस्वार भी अनुनासिक वर्ण ही है। अब शुद्ध लेखन। भाषा कोई भी हो, शुद्ध होनी चाहिए। आपकी भाषा कुछ भी हो, लेकिन वह शुद्ध होनी अति आवश्यक है। इससे सुनने और पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और बात भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। अगर आपकी भाषा सही है, शुद्ध है, तो वह पता चलेगी कि आपने जो बात कही वो उसके सही मायने, सही अर्थ निकल जाएगा। भाषा में मूलतः 3 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। पहला, उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। दूसरा, वर्तनी या लेखन संबंधी अशुद्धियां। या तीसरा, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां।
नीचे शाब्दिक अशुद्धियों को उदाहरण सहित दिखा गया है। पहला गुरु, वह इस तरीके से नहीं, इस तरीके से र की पर उ की मात्रा आएगी। ऋषि गलत है, यह ऋषि सही है। आवाज सही है, आवाज गलत है। समान गलत है, सामान सही है। प्राणी गलत है, प्राणी सही है। वायु गलत और वायु सही है। ये सभी सही और गलत के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अब है संयुक्त व्यंजन संबंधी व अन्य अशुद्धियां। अब अशुद्ध है बतख, और जबकि बतख सही है। कृपया, जबकि कृपया बिल्कुल सही शब्द है, इसमें आधा पद नहीं आता। जिह्वा गलत है, जबकि जिह्वा सही है, इसमें ह के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। युधिष्ठिर और युधिष्ठिर ये दोनों सही और गलत हैं। वाक्य रचना की अशुद्धियां। वाक्य रचना में अक्सर वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम, क्रिया आदि की अशुद्धियां होती हैं। व्याकरण के नियमों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण हम ऐसी अशुद्धियों को करते हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दोनों यहाँ दिए गए हैं। अशुद्ध वाक्यों में मेज में किताब रखी है, जबकि क्या होना चाहिए, मेज पर किताब रखी है। मेज के अंदर किताब हम नहीं रख सकते, तो क्या लिखेंगे, मेज पर किताब रखी है। मेरे को स्कूल जाना है, यह गलत शब्द है। मुझे स्कूल जाना है सही वाक्य है। उसके माताजी आए हैं, गलत। उसकी माताजी आई है, सही। वर्षा परसों सुबह को आएगी, वर्षा परसों सुबह आएगी। उसका प्राण निकल गया, गलत। उसके प्राण निकल गए, ये सही है। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। पहला, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिले हुए रूप को ही संयुक्त अक्षर हम कहते हैं। भाषा कोई भी हो, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए, ताकि हम सामने वालों को अपना जो मतलब है वह समझा पाए। इस तरीके से हमारा पाठ भाषा और व्याकरण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।